इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हैं। लेक्चर 38 पार्ट 2। ठीक है, अभी तक हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं बेसिक्स का। मतलब पहला लेक्चर हुआ है कि व्हाट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। ई सब की तरह होता है इंटरमीडिएट में। फाइनल में शेयर बेस्ड पेमेंट हम लोग एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय किसी को भी दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। कंडीशन दो तरीके का, सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन दो तरीके का, मार्केट बेस्ड कंडीशन, नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन। ठीक है, ये समझ में आता है। अगर वही हम लोग जब अति एम्प्लॉय वाला का जब करते हैं कि एम्प्लॉय को हम लोग दे रहे हैं, नॉन एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय को हम लोग एसबीपी दे रहे हैं एंड वो क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। अभी कैश का बात नहीं हो रहा है, जो एसबीपी है वो इक्विटी शेयर का है, कैश का नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग उसका बात कर रहे थे। तो उसमें जो भी एक्सपेंस हम लोग हर ईयर बुक करते हैं, जैसे कि 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो 3 साल में जो एक्सपेंस हम लोग बुक करते हैं उसका फॉर्मूला क्या था कि कितना एक्सपेंस बुक करना है। फॉर्मूला ये था, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड मल्टीप्लाइड बाई फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एज ऑन ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और एज ऑन ग्रांट डेट इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, ब्रैकेट माइनस जो भी अभी तक हम लोग बुक करके बैठे हुए हैं एक्सपेंस। अभी इस पूरा फॉर्मूला में हम दो जगह जोड़ दिए हैं। पहला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड। तो हर वक्त याद रखना कि जितना एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय है ना, एट प्रेजेंट कितना बचा हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि कितना बचेगा, उसके बेसिस पे डालना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर। ओके, और दूसरा पे जो ऑफर की पॉइंट बोले तो बोले थे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एज ऑन ग्रांट डेट। दो तीन को फेयर वैल्यू दिया जा सकता है, तुमको कौन सा फेयर वैल्यू यूज़ करना है एक्सपेंस ढूंढते वक्त, तुमको एज ऑन ग्रांट डेट का वाला यूज़ करना है। ठीक है, और क्या यूज़ करना है, फेयर वैल्यू ही यूज़ करना है। फेयर वैल्यू ही क्यों यूज़ करना है, मार्केट वैल्यू क्यों नहीं यूज़ करना है, वो आगे बताएंगे। ठीक है, चलो इंडेक्स लेक्चर 38 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन 7 है पहला। उसमें क्या दिया हुआ है कि वेस्टिंग पीरियड, यहाँ पे तुमको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तुमको इंटरमीडिएट में मिला था कि ये सर्विस बेस्ड कंडीशन था कि टारगेट अगर पहला साल पूरा हो जाएगा तो पहला ही साल मिल जाएगा उसको, दूसरा साल पूरा होगा तो दूसरा साल मिल जाएगा एसबीपी। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन है। तो याद होगा तुमको उस क्वेश्चन में जब हम लोग टोटल वेस्टिंग पीरियड जब उसमें लिख रहे होते हैं तो याद रखना होता है कि पहला साल एंड होने पे उसको यही लगा था कि दूसरा साल कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो पहला साल का जब तुम टोटल वेस्टिंग पीरियड लिखोगे तो उसमें 3 साल नहीं लिखोगे, 2 ही साल लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड में तो तुमको ये पता है कि फर्स्ट ईयर नहीं हुआ है, ये एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड ईयर हो जाएगा। ये नहीं पता था कि सेकेंड ईयर भी नहीं होगा, इतना एक्सपेक्ट था कि सेकेंड ईयर में हो जाएगा। इसलिए वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स लेके चलेंगे पहला साल में। तो वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और एक और बात तुमको याद रखना चाहिए या फिर नॉर्मल कॉमन सेंस है कि जिस दिन हम लोग जो ग्रांट डेट है, जिस दिन अनाउंस कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग एसबीपी देंगे अगर तुम ये कंडीशन फुलफिल करोगे, और तब जो एक्सपेंस हम लोग बुक करते हैं जिस दिन ग्रांट डेट है उस दिन नहीं हम लोग एक्सपेंस बुक करते हैं, उस दिन तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। एक्सपेंस तब से बुक करना शुरू करते हैं जब ईयर एंड आता है। ये पहला तारीख को एक अनाउंस किए तो पहला एक्सपेंस कब बुक होगा, 31 मार्च को, फर्स्ट ईयर के एंड पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 यही था। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 में क्या बोलता है कि ये क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन है सर्विस बेस्ड। कंडीशन दो होता है, एक सर्विस बेस्ड और दूसरा परफॉर्मेंस। इस क्वेश्चन में सर्विस भी है, परफॉर्मेंस भी है। ठीक है, तो सर्विस जितना दिन का है उससे पता कर लेंगे कि वेस्टिंग पीरियड क्या चीज़ का है। ठीक है, और वेस्टिंग पीरियड में वो होगा भी उसको, मतलब एसबीपी मिलेगा कि नहीं वो परफॉर्मेंस से पता कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है क्योंकि सर्विस कंडीशन 3 साल का है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन पता एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी कि भाई इससे टारगेट टारगेट पूरा नहीं होगा, सो ये ऐसा है तो उसको कंपनी को ऐसा लग रहा है कि सेकेंड ईयर के एंड पे उसको पहला साल लगा कि हाँ चलो सेकेंड ईयर ही कंप्लीट कर लेगा, लेकिन सेकेंड ईयर इसको लग रहा है कि थर्ड ईयर में ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा। तो जब एक्सपेक्टेशन हो गया है कि नहीं होगा तो जो हम लोग हर क्वेश्चन बनता है कि इस पे एक्सपेक्टेशन पे। अब एक्सपेक्टेशन पहले रहता, पहले एक फॉर्मूला का पहला ही वर्ड है नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड, इसमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया है। तो जो भी ये सेकंड ईयर में एक्सपेक्टेशन खत्म हुआ है तो जो फर्स्ट ईयर एंड पे जो भी तुम अथी बुक किए हुए थे उसको तुमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेकंड ईयर में तुम रिवर्स कर दोगे, लेकिन थर्ड ईयर में पता चल रहा है कि टारगेट पूरा कर दिया है। जो थर्ड ईयर में टारगेट पूरा कर दिया है तो तुमको फिर से एक्सपेंस क्लेम करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा।
अगर तुम जनरली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों साल तुम कुछ कुछ बुक करते तो थर्ड ईयर तुम बैलेंसिंग फिगर बुक करते, लेकिन फर्स्ट ईयर तुम कुछ बुक किया था लेकिन सेकंड ईयर में पूरा रिवर्स कर दिया, 100 रुपीज़ एक्सपेंस डाला था और पूरा 100 रुपीज़ हट निकाल दिया, तो थर्ड ईयर में बैलेंसिंग फिगर तुम थोड़ा डाल पाएगा, तुमको तो पूरा फिर से 100 बनाना पड़ेगा बस। ठीक है, तुमको समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम रिवर्सल का एंट्री दोगे तो रिवर्सल का एंट्री कैसे दोगे? तो सर रिवर्सल का एंट्री क्या होता है? जनरल नॉर्मल एंट्री जो फर्स्ट जनरल एंट्री होता है क्लेम करने का, वो क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएल में चला जाता है, एसबीपी रिजर्व तुम्हारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में चला जाता है, लाइबिलिटी में किस साइड? अदर इक्विटी में चला जाता है। और जब रिवर्स होता है तो एसबीपी रिजर्व जो है उसको रिवर्स करो तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या चला जाता है? इक्विटी, ये रिटेन अर्निंग चला जाता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स करना है, दोनों अदर इक्विटी में रहता है। लेकिन ये रिटेन अर्निंग में कब जाता है? रिटेन अर्निंग में तब जाता है जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है, जब एक्सरसाइज पीरियड में कोई मना कर दिया कि ठीक है हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जब एक्सरसाइज पीरियड में अगर कोई आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसका जो भी रिवर्स होगा वो रिटेन अर्निंग में जाएगा। लेकिन अगर कोई वेस्टिंग पीरियड के ही अंदर 3 ही साल के अंदर अगर कोई बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे, हम रिजेक्ट कर रहे हैं ऑफर, तो उसका जो रिवर्सल होगा वो पीएल के थ्रू ही होगा, वो तुम्हारे रिटेन अर्निंग से नहीं होगा। ठीक है भाई, पीएल के थ्रू ही होगा, ये तो तुमको पता था। लेकिन पीएल के थ्रू होने का मतलब क्या होता है? तुम क्या करोगे? एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, वो लाइबिलिटी में था, तो एसबीपी अकाउंट डेबिट टू पीएल कर दोगे? नहीं, टू पीएल सीधा नहीं होगा, क्या होगा? एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर क्रेडिट में है तो उसको तुमको खत्म करने के लिए एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किए। एसबीपी रिजर्व जैसे डेबिट हुआ तो एसबीपी रिजर्व में जो भी अमाउंट था बैलेंस शीट में वो तो कम हो गया, तो चलो वो रिवर्स हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ गया, उसको भी तुमको रिवर्स करना है। उसको रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक्सपेंस है तो डेबिट होता है, तो डेबिट को तुम एक्सपेंस को अगर बढ़ाना चाहते हो डेबिट करोगे। यहाँ पे टू कर रहे हो, टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस को तुम कर रहे हो, कम कर रहे हो। और टू तुम नॉर्मल जब जनरल एंट्री देखोगे तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ये किसका? रिवर्सल का। तो एसबीपी रिजर्व है, डेबिट हो गया, इसका क्रेडिट बैलेंस था तो ये अपने आप कम हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया तो ये भी कम हो गया। और ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहाँ से एडजस्ट होगा? ये पीएल में जाएगा, पीएल में बाई में चला जाएगा। ठीक है, ये एंट्री है। और एक और बात तुमको याद रखना है कि थर्ड ईयर का जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है वो 0 है। समझ में आया तुमको? कैसे है वो हमको देखने दो, क्या है? हाँ, यही वाला क्वेश्चन जो तुमको अभी अभी वही तो बोले कि पहला साल कुछ बुक किया था, सेकंड ईयर पूरा रिवर्स कर दिया, तो तीसरा साल जब बना रहा है तो बैलेंसिंग फिगर बना सकता था अगर जनरल क्वेश्चन होता। लेकिन इस क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड ईयर रिवर्स कर दिया तो एसबीपी रिजर्व में कुछ है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ से? तो क्यूमुलेटिव बैलेंस जो सेकंड ईयर एंड का मिलता वो 0 ही है ना, वही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मार्केट बेस्ड कंडीशन। मार्केट बेस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? हम लोग अभी तक पढ़े थे कि कंडीशन 2 तरीके का होता है, सर्विस बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। सर्विस बेस्ड का मतलब कि तुमको इतना दिन रहना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब तुमको ये परफॉर्म करके दोगे तब तुमको एसपीपी मिलेगा। परफॉर्मेंस 2 तरीके का, मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस, नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस, मतलब एम्प्लॉय के पास था कि कंट्रोल कि हम चाहे तो हम वो परफॉर्म करके दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमको सेल्स बढ़ाना है 10,000 से, या फिर कुछ करना है, मतलब एम्प्लॉय के आती हाथ में। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा डाल देता है जिसको कहते हैं हम लोग नॉन मार्केट मार्केट बेस्ड कंडीशन, मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि एसबीपी मिलेगा कि नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया सर एग्जांपल दिए थे कि एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस मार्केट में है 150 रुपीज़। वो कंपनी अनाउंस करती है कि हम आपको हम 200 एम्प्लॉय को 100 को शेयर देंगे अगर मार्केट प्राइस शेयर का 400 बन जाए। उस कंपनी का मार्केट प्राइस अभी है 150, वो बोल रहा है कि अगर 4 मिनट चला जाएगा ना तब हम तुमको एसबीपी देंगे। तो ये कौन सा कंडीशन है? ये है मार्केट बेस्ड कंडीशन। तो ये इसका अकाउंटिंग अलग होगा। अभी तक हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे थे। नॉर्मल अकाउंटिंग किसका होता है? सर्विस बेस्ड कंडीशन का और नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन का। अब हम लोग बना रहे हैं मार्केट बेस्ड कंडीशन। इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं? इसका जब अकाउंटिंग करोगे तो उसमें तुमको क्या करना होगा कि शांति से, क्या है देखो, जब तुमको क्वेश्चन बोलेगा तो बोलेगा कि जब मेरा मार्केट प्राइस इतना हो जाएगा ना तब हम एसवीपी देंगे। तो नॉर्मल आदमी पूछेगा कि भाई कब होगा, वो तो पता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेड है कि इतना दिन में हो जाएगा।
तो यहाँ जो तुमको वर्ड दिया नहीं, सीधा तुमको नहीं बोल दिया कि वेस्टिंग पीरियड इतना है। वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि इतना दिन में अगर टारगेट पूरा हुआ तो यहाँ पे क्या टारगेट है कि 400 मार्केट प्राइस जाएगा, लेकिन कितना दिन में जाएगा तो कुछ पता नहीं है। तो कितना दिन में जाएगा कुछ पता नहीं है, तो हम लोग वेस्टिंग पीरियड कोई टर्म को नहीं बोल सकते कि 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। इसलिए जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा होगा ना उसी को तुम मानोगे अपना वेस्टिंग पीरियड। जो भी एक्सपेक्टेड टाइम होगा उसको तुम वेस्टिंग पीरियड मान लोगे। सर के एग्जाम्पल में बोला गया है कि कंपनी को लगता है कि 150 से 400 के प्राइस पे जाने में इसको 4 साल लगेगा, मतलब एक्सपेक्टेड टर्म कितना है 4 साल। तो इसी एक्सपेक्टेड टर्म को हम लोग मान लेंगे अपना वेस्टिंग पीरियड, और उसी के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होता है, नॉर्मली क्वेश्चन है। अभी तक जैसे क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग क्या कि जो नॉर्मल अकाउंटिंग, हर साल हम लोग एसबीपी रिजर्व को क्रेडिट करते थे, एक्सपेंस बुक कर रहे हैं ईबीई टू एसबीपी रिजर्व, और लास्ट में क्या कर देते हैं कि एसबीपी रिजर्व से डेबिट करके और इक्विटी शेयर इशू कर देते थे। अगर रिवर्स करना था तो एसबीपी रिजर्व तो इक्विटी शेयर इशू ना करने की जगह हम लोग रिटेन अर्निंग में डाल देते थे, यही करते थे। इसमें भी एग्जैक्ट वही चीज़ करना है, कोई ज़्यादा माथा खराब नहीं। इसमें भी सेम अकाउंटिंग चलेगा, लेकिन एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है इसमें, जैसे कि तुमको बोला है कि 4 केस हैं, 4 केस समझा देते तुमको। 4 केस समझाने से पहले हम जो फॉर्मूला निकाले हैं वो इस फॉर्मूला क्या है कि कितना एक्सपेंस तुम बुक करोगे हर साल, कितना एक्सपेंस तुम बुक करोगे हर साल। अकाउंटिंग सेम है लेकिन जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, तुमको 2 चीज़ के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ 2 चीज़ को चेक करना है और तुम अति बन जाएगा। जो फॉर्मूला अभी तक हम लोग दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉई एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट, एक्सपायरी पीरियड डिवाइडेड बाई टोटल वेस्टिंग पीरियड माइनस क्यूमुलेटिव, यही क्वेश्चन फॉर्मूला में तुमको एक्सपेंस टू बी बुक पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक कंपोनेंट है जो चेंज हो जाएगा, वो क्या है, टोटल वेस्टिंग पीरियड। यहाँ पे तुमको हम अभी टोटल वेस्टिंग पीरियड कहीं वर्ड क्वेश्चन में लिखता है कि वेस्टिंग पीरियड कितना है, उसी बोलता है एक्सपेक्टेड है इतना, उस एक्सपेक्टेड को हम लोग वेस्टिंग पीरियड मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस एक्सपेक्टेड को वेस्टिंग पीरियड मानना है या फिर कुछ अलग, वो इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, जो बोल रहे हैं क्या, या तो वेस्टिंग पीरियड या तो वेस्टिंग पीरियड इन द सेंस या तो जो एक्सरसाइज प्राइस है, या फिर अगर जो जितना दिन में तुम्हारा अधिक कंप्लीट हुआ है, क्या उसको कहते हैं, जितना दिन में तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हुआ है। टारगेट कितना था, 100 से 400 जाना। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड को हम लोग वेस्टिंग मान लिए थे, तो एक्सपेक्टेड कितना था 4 साल। ये जो सेकेंड वाला है कि इतना दिन में पूरा हो रहा है एक्चुअल में, इसको और इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर जो अर्लियर होगा ना उसी को हम लोग वेस्टिंग पीरियड मानेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं, गलत वर्ड यूज़ कर लिए हैं, यहाँ है एक्सपेक्टेड पीरियड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट हम लोग को ढूंढना है पूरा फॉर्मूला में। जैसे ही तुमको क्वेश्चन मिलता है मार्केट बेस्ड कंडीशन का, सब कुछ सेम है, अकाउंटिंग एंट्री सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक कंपोनेंट चेंज है। कौन सा कंपोनेंट चेंज है, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड तुमको नहीं दिया हुआ है कि कितना दिन में होगा। तो वेस्टिंग पीरियड हम लोग निकालेंगे कैसे, वेस्टिंग पीरियड निकालने के लिए ये जो हम बोल रहे हैं इट्स माई थिंग, इसमें एक और ट्रिक है कि हम बता रहे हैं भाई, पूरा तो जनरली बेस्ड नहीं है, इसलिए सुन लो। तो जो वेस्टिंग पीरियड हम लोग निकालना होता है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हम लोग ऐसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड पीरियड एक्चुअल टाइम विच एवर अर्लियर, वही हमारा वेस्टिंग पीरियड होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि 150 से 400 जाना चाहिए 4 साल, एक्सपेक्टेड है कि 4 साल में। ठीक है, तो पहला केस है कि हम लोगों का कंडीशन मीट कर जाता है 4 साल में। सोचे थे कि 4 साल में 400 में पहुंच जाएगा और एक्चुअल में 4 साल में पहुंच गया, तो सेम फॉर्मूला लगा के हम लोग वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे क्या हो गया, 4 साल एक्सपेक्टेड और एक्चुअल 4 साल, विच एवर अर्लियर 4 साल, तो उसके बेसिस पे हम लोग हर साल क्लेम कर दिए। ठीक, सेकेंड केस में क्या बोलता है कि हम लोग को 6 साल लगा, एक्चुअल में 150 से 400 जाने में 6 साल लग गया, तो कैसे करेंगे। तो तुम अभी जो हम बोले हैं कि भाई सब कुछ सेम रहेगा अकाउंटिंग और फार्मूला, लेकिन एक चीज़ चेंज हो जाएगा, वो है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड कितना होता है, जो तुम्हारा थी है एस्टिमेटेड है 4 साल, एक्चुअल है 6 साल, विच एवर लोअर 4 साल, तो तुम्हारा जो वेस्टिंग पीरियड होगा वो 4 ही साल होगा। ठीक है, और उसी के बेसिस पे तुम बना दोगे। तो देखो स्टार्टिंग का 4 साल 7.5 साल लग गया है एक्चुअल में,
और ईयर 5 और ईयर 6 में कोई भी एक्सपेंस तुमको क्लेम नहीं बुक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 4 ही साल का है तुम्हारा। बात खत्म, डन। यही था कि तुमको जो वेस्टिंग पीरियड का जो कंपोनेंट है वो कैसे निकालना है, 4 साल 6 साल, विच एवर लोअर 4 साल, डन। से अब देखो थर्ड केस क्या बोलता है कि हमारा जो कंडीशन है 100 से 400 जाने 150 से 400 जाने का, वो 3 साल में कंप्लीट हो गया। अब जब 3 साल में कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग ढूंढेंगे वेस्टिंग पीरियड क्या है। एक्सरसाइज पीरियड एस्टिमेटेड पीरियड है 4 साल, एक्चुअल 3 साल, विच एवर लोअर क्या है 3 साल। तो वेस्टिंग पीरियड को 3 साल ले लेना चाहिए एज पर मेरा फॉर्मूला, लेकिन वेस्टिंग पीरियड को हम लोग क्या लेंगे, 3 साल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? यही तुमको बोले थे कि भाई हम बता रहे हैं एक मिस्टेक है, क्या कि यूनिवर्सल कुछ नहीं है। इसमें कहने का मतलब यही था कि तुम पहला 2 साल जो फर्स्ट ईयर एंड है उस टाइम भी तुमको लगा था कि 4 साल में पूरा कंप्लीट होगा, एस्टिमेटेड था। सेकंड साल भी लगेगा यही है कि 4 साल में पूरा होगा, लेकिन थर्ड ईयर एंड में पता चल रहा है कि 4 साल में नहीं होगा भाई, 3 साल में, ये तीसरा साल थर्ड ईयर के एंड पे ही कंडीशन फुलफिल हो गया। तो चौथा साल कुछ वेस्टिंग पीरियड है बचा ही नहीं। वेस्टिंग पीरियड बचने से पहले ही तुमको दे देना है, बुक कर देना है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये बोलने के बाद हमको लगता है कि फॉर्मूला ये नहीं होना चाहिए कि तुम ढूंढो वेस्टिंग पीरियड, एस्टिमेटेड पीरियड, एक्सपेक्टेड पीरियड और एक्चुअल टाइम, विच एवर लोअर। तुम ये मत करो। तुमको क्या करना है कि या तो नॉर्मल चीज़ लेके चलना है कि जैसा तक तुमको, जैसे कि फर्स्ट ईयर हमको थोड़ी पता होगा कि तीसरा ही साल पूरा हो जाएगा। हम तो एस्टिमेट लेके चल रहे हैं पहला साल दूसरा साल की 4 साल में कंप्लीट होगा, तो उस बेसिस पे हम लोग बना लेंगे। और जिस 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 दिन ख़त्म हो रहा है, अगर जिस दिन हमको कंडीशन फुलफिल हो रहा है उस दिन हम लोग जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो डाल देंगे। और अगर 4 साल में नहीं कंप्लीट होता है तो मतलब 4 साल में अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ गया। हम लोग तो स्टार्टिंग से यही सोच के चल रहे थे ना कि 4 साल में पूरा होगा और उसी हिसाब से कर रहे थे। तो बस, तो दिमाग में बस एक चीज़ लेके चलना है कि जो भी तुमको एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है उसी के हिसाब से हर वक्त तुमको करते जाना है। अगर हर साल अगर जो टाइम पीरियड दिया एक्सपेक्टेड 4 साल, अगर उसमें नहीं हुआ तो तुम 4 साल के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा साल चौथा साल किए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा जितना तुमको क्लेम करना, एक्सपेंस बुक करना चाहिए तुम एक्सपेंस बुक कर चुके हो। अब बाकी बाद में जब होगा तब होगा, बाकी का 4 साल के बाद सब में 0 डालते चल जाओ। और अगर 4 साल से पहले अगर हो जा रहा है तो पहला साल जितना जाना चाहिए था वो 4 साल के हिसाब से, दूसरा साल जितना जाना चाहिए था 4 साल के हिसाब से, तीसरा साल अगर पहले हो गया है तो जो भी बचा हुआ है डाल दो, बात खत्म। लॉजिक समझ में आ गया ना? बस यही है, ठीक है। और चौथा कंडीशन केस ऐसी मजाक में दे दिए थे, उसका कोई लॉजिक नहीं, मतलब बुक में नहीं है कि वेस्टिंग पीरियड अगर हम लोग एक्सपेक्टेड है कि 4 साल है लेकिन वो एक्चुअल में कभी पूरा ही नहीं हुआ, तो हम लोग अपना एक साल करके 4 साल तक हम लोग अपना रिजर्व बना दिए SBPR, लेकिन उसका रिवर्सन नहीं होगा कभी, क्योंकि कभी वो टारगेट पूरा ही नहीं हुआ। तो फिर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जब चेंज करना है तो चेंज कर देना, ठीक है। तो यही था तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन, मार्केट बेस्ड कंडीशन। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरा टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक का नाम है कैंसलेशन। व्हाट इज कैंसलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैंसलेशन। क्या होता है कि कंपनी बोली कि भाई हम 1000 आदमी सबको, 1000 एम्प्लॉय लोग को 50-50 शेयर देंगे, 50 शेयर ईच टू 1000 एम्प्लॉय, ठीक है। और उस शेयर का फेयर वैल्यू है 500 रुपया और वेस्टिंग पीरियड है 5 साल, ठीक है। तो एम्प्लॉय सब खुश हो गया, ये तो सब लोग अपना पूरा बोला कि वेस्टिंग पीरियड 5 साल है तो 5 साल तुमको सर्विस है कि तुमको 5 साल काम करना है। सब लोग काम कर रहा है। फर्स्ट ईयर ग्रांट किया तो उस दिन तो कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, ये तो तुमको पता है, ईयर एंड पे अकाउंटिंग होगा। तो फर्स्ट ईयर एंड पे अकाउंटिंग किया, 5 साल के हिसाब से तुम बुक किया, कंपनी बुक किया एक्सपेंस, दूसरा साल के एंड पे भी बुक किया, तीसरा साल के एंड पे कंपनी क्या बोल रहा है कि भाई हम SBP तुमको नहीं देंगे। एम्प्लॉय लोग बोला कि साला तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं 2 साल से कि 5 साल 3 साल और बचा हुआ है, 5 साल होने में हम काम करेंगे और उसके बाद हमको SBP मिल जाएगा। अब तुम बोल रहे हैं कि SBP कैंसिल कर रहे हो, पागल हो क्या। कंपनी बोल रहा है SBP कैंसिल, तो ठीक है, जब SBP अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करना पड़ेगा। SBP कैंसिल, तो SBP कैंसिल करने का ठीक हम कौन से पहले समझ, तो SBP कैंसिल हो गया। तो SBP कैंसिल हो गया तो एम्प्लॉय लोग चला गया थी पे, किस पे चला गया, स्ट्राइक पे। बोला काम नहीं करेंगे। और एम्प्लॉय लोग जब स्ट्राइक पे गया तो कंपनी बोला ये तो गलत है, कंपनी कैसे चलेगा। तो कंपनी बोला कि ठीक है हम SBP तुमको नहीं देंगे, 500 रुपया, हम 500 रुपया का फेयर वैल्यू का शेयर तुमको जो देने वाले थे, SBP जो देने वाले थे, उसकी जगह हम तुमको 450 रुपीज़ कैश दे रहे हैं।
500 का जो शेयर तुमको मिलने वाला था उसी का तुमको 450 कैश देंगे। ओके, तुमको कॉम्पनसेट करेंगे, एम्प्लॉय लोग भी खुश, सब खुश। तो यही है कॉन्सेप्ट कैंसलेशन का। कैंसलेशन में क्या होता है कि कंपनी एसबीपी प्लान ग्रांट डेट पे अनाउंस करती है, फिर कुछ दिन बाद कैंसिल कर देती है, और अगर जब कैंसिल करती है तो उसको एक कॉम्पनसेशन देना होता है। तो इसी का अकाउंटिंग हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। इसका अकाउंटिंग करने के लिए 3 स्टेप में होता है, 3 गो जर्नल एंट्री बनेगा। क्या मतलब इस अकाउंटिंग का जब कैंसलेशन होता है, नॉर्मल अकाउंटिंग नॉर्मल अकाउंटिंग इन द सेंस क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल अकाउंटिंग, कि जब हम लोग एक्सपेंस बुक करना स्टार्ट करेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व तब तक करते रहेंगे जब तक कैंसलेशन नहीं हुआ। इसमें 2 साल सेकेंड ईयर एंड तक कैंसलेशन नहीं हुआ है, तो सेम एंट्री हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। थर्ड ईयर एंड में पता चल रहा है कि कैंसलेशन हो गया। अब जैसे ही कैंसलेशन होगा उसके बाद तुमको 3 जर्नल एंट्री देना होगा। कौन कौन सा 3 जर्नल एंट्री देना होगा? पहला तुमको जर्नल एंट्री ये देना है कि लाइक इन केस कि जैसे ही कैंसलेशन हुआ ना, तो तुम एज एन अकाउंटेंट तुमको ये मान के एंट्री देना होगा कि अगर कैंसिल हो गया, मतलब कि कैंसलेशन का मतलब मान लो कि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। क्वेश्चन में बोला था कि वेस्टिंग पीरियड 5 साल का है, लेकिन तीसरा साल के एंड पे बोल रहा है कि कैंसलेशन। तो तीसरा साल के एंड पे ये मान लो कि वेस्टिंग पीरियड 5 साल का नहीं था, 3 साल का था। तो तुम बोलोगे कि भाई उससे वो तो तुम पूरा फॉर्मूला बेस्ड चेंज कर दिया। अभी तक 2 साल तक डिवाइडेड बाई 5 आ रहा था, 1/5, 2/5, अभी 3/5 हुआ था। अब तुम बोल रहे हो कि वो जो पिछला बार डिवाइड बाई 5 किया तो उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दें। नहीं कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें? तो कुछ नहीं करेंगे भाई। वेस्टिंग पीरियड खत्म होने का मतलब कि वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने पे क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंस हमको बुक करना चाहिए था पूरा वेस्टिंग पीरियड में, वो हो गया। तो वेस्टिंग पीरियड के एंड पे सारा एक्सपेंस जितना बुक होना चाहिए था हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है, तो वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया तो सारा एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए। तो 5 साल में बुक होना था, अभी तक तो सिर्फ 2 साल का एक्सपेंस बुक हुआ है। तो बाकी का जो 3 साल का जो एक्सपेंस बुक होना था उसको तुम थर्ड ईयर एंड जिस दिन कैंसिलेशन हुआ उसी दिन तुम उसको बुक कर दो। तो जब कैंसिलेशन हुआ तो उसका पहला एंट्री ये देंगे, ये अज्यूम करते हुए कि आज ही वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, इसलिए जितना भी बैलेंसिंग फिगर बचा था एक्सपेंस बुक करने का वो उसी दिन जिस दिन कैंसिलेशन हुआ उस दिन बुक कर दो। बुक करने का मतलब क्या? फिर एसबीपी रिजर्व पूरा भर दो, जितना एसबीपी रिजर्व होना चाहिए था 5 साल के एंड में पूरा वेस्टिंग पीरियड में उसको भर दो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिजर्व अकाउंट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व पूरा बैलेंसिंग फिगर से। तो पहला साल कुछ गया, दूसरा साल कुछ गया, तीसरा साल बाकी का जो तीसरा चौथा 5 साल जो जाना चाहिए था वो सब अकाउंट में चल गया। तो पूरा 5 साल का एसबीपी रिजर्व तुमको थर्ड ईयर एंड पे चला गया क्योंकि उस दिन कैंसिलेशन हुआ। ये पहला स्टेप था। बोले थे जिस दिन कैंसिलेशन होगा उस दिन 3 स्टेप होगा, ये पहला था। दूसरा स्टेप क्या करना है? अब जो कैंसिलेशन हो गया है तो तुमको क्या करना होगा कि जो भी रिजर्व में अभी तुम जो पूरा भर दिया एसबीपी रिजर्व 5 साल का उसको रिवर्स करो। रिवर्स कैसे करेंगे? तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तुम बोलेगा भाई रिटेन्ड अर्निंग ही क्यों, पीएल से क्यों नहीं कर सकते हैं रिवर्स? पीएल से इसलिए रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये वेस्टिंग पीरियड एंड हो चुका है। अभी हम लोग अज्यूम किए ना कि जिस दिन कैंसिलेशन हुआ उस दिन मान लेते हैं कि वेस्टिंग पीरियड एंड हो गया। वेस्टिंग पीरियड एंड होने के बाद एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट हो जाता है और एक्सरसाइज पीरियड में हम लोग रिटेन्ड अर्निंग में रिवर्स करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगा? एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। इस सेकेंड स्टेप हो गया कैंसिलेशन का। तीसरा स्टेप तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग में चला गया है। उसके बाद तुम क्या किए थे कि कैंसिलेशन होने के बाद तुम क्या किया था कि कॉम्पनसेट किया था आदमी सबको। तो जो कॉम्पनसेशन होगा उसका एंट्री कैसे करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि एसपीपी रिजर्व जितना बनाए थे उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिए रिवर्स करके, और अब हम लोग कॉम्पनसेट कर रहे हैं इस एसपीपी रिजर्व की वजह से ही। तो रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट उसको कम करके हम लोग बैंक से पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो क्या था 3 स्टेप? 3 स्टेप ये कैंसिलेशन का नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ 3 स्टेप नया बनता है। पहला, जब तक कैंसिलेशन नहीं हुआ नॉर्मल अकाउंटिंग करो। जिस दिन कैंसिलेशन हुआ उस दिन सबसे पहले तुम मान लो कि उस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया और पूरा का जितना बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ है तुमको पूरा एक्सपेंस क्लेम करने में उसको उस दिन डाल दो एसबीपी रिजर्व में। सेकेंड एंट्री एसबीपी रिजर्व को रिवर्स कर दो, रिटेन्ड अर्निंग में भेज दो, और तीसरा एंट्री की कॉम्पनसेट कर दो तो रिटर्न अर्निंग से तुम निकाल के बैंक से पेमेंट कर दो, ठीक है। यही 3 एंट्री होता है और कुछ नहीं, ओके। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, क्या कि क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे कि तुम एसबीपी रिजर्व तुम बना रहा था 500 रुपया का एक शेयर का। अगर मान के चलते कि एक ही शेयर हम लोग एसबीपी देने वाले थे तो हर साल फर्स्ट ईयर 100 रुपया, दूसरा साल 100 रुपया डालें तो 200 रुपया डाल दिए।
5 साल तक हमको डालना था 100 रुपया, मतलब 500 का बनाना था, लेकिन तीसरा साल के एंड पे हमको पता चल रहा है कि कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो उसी सोचे कि जितना भी, तो कैंसिल हो गया तो मतलब मान लेते हैं वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। तो 200 डाले हुए थे, एसबीपी रिजर्व में टोटल होना चाहिए था 500, तो वेस्टिंग पीरियड जिन खत्म हुआ उसमें 500 होना चाहिए, तो 300 हम लोग और डाल देंगे। एसबीपी रिजर्व हो गया अब तुम्हारा 200 + 300 500 का। अब हम लोग एसबीपी रिजर्व को अति कैंसिल रिवर्स करके रिटेन अर्निंग में डाल देंगे, एसबीपी टू रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग में 500 चला गया, लेकिन हम लोग क्वेश्चन तुमको याद है क्या बोले थे कि 500 का तो शेयर था, एसबीपी था, लेकिन हम लोग कॉम्पनसेट करेंगे 450 रुपया, 450 रुपीज़। रिटेन अर्निंग में 500 है, बैंक में सिर्फ जाएगा 450 रुपया, फिर 50 रुपये का झोल हो गया। एक तो ये झोल हो सकता है। दूसरा झोल क्या होगा कि जिस दिन हम ग्रांट डे पे, जिस दिन ग्रांट डेट था उस दिन फेयर वैल्यू 500 रुपया था, लेकिन जिस दिन हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं उस दिन जो हमारा फेयर वैल्यू है वो है 430 रुपया। तो रिटेन अर्निंग में तो 500 रुपया के हिसाब से गया हुआ है, लेकिन रिटेन अर्निंग से उतना ही पैसा तुम निकालोगे जिस दिन निकाल रहे हो ना उस दिन का फेयर वैल्यू क्या है। समझ में आया कुछ? समझ में मतलब कि इन द सेंस कि हम लोग एसबीपी रिजर्व टू रिटेन अर्निंग कर देंगे, रिवर्स करने एसबीपी रिजर्व को रिवर्स करने के लिए, और जो भी पैसा जाएगा कॉम्पनसेशन में वो रिटेन अर्निंग से निकालेंगे। लेकिन रिटेन अर्निंग से कितना निकालेंगे भाई? उतना ही निकालेंगे जो एसबीपी रिजर्व से आया। नहीं, एसबीपी रिजर्व से जितना आया उतना नहीं निकालेंगे, जितना जब हम लोग कॉम्पनसेशन दे रहे हैं उस दिन फेयर वैल्यू जितना है शेयर का वो हमारा कैप बनेगा। उस दिन अगर 430 रुपया है अगर एक शेयर का दाम, तो रिटर्न एक्स सिर्फ 430 रुपये आएगा। भले एसबीपी रिजर्व से उसके पास 500 आया है, लेकिन वो सिर्फ 430 निकालेगा। तो तुम बोलोगे भाई 450 रुपये बैंक को से देना है तुमको, रिटर्न अर्निंग से 430 रुपये लोगे, बाकी का 20 रुपये कहाँ से लोगे? पीएल से जाके ले लेना, बात खत्म। ठीक है, तो तुम अपना एंट्री देख लो। ठीक है, ऐसी एंट्री बना हुआ है। इलस्ट्रेशन 11 इसी क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, सेम है, इसी के ऊपर है। तुम समरी ऑफ कैंसलेशन देख लेना। बुक द टोटल एक्सपेंस ऑफ अनएक्सपायर्ड पीरियड इन द ईयर ऑफ कैंसलेशन। रिवर्स द बैलेंस इन एसबीपी रिजर्व टू रिटेन अर्निंग एज अज्यूम दैट इट इज दैट वेस्टिंग पीरियड इज कंप्लीटेड। ट्रू, बिकॉज रिटेन अर्निंग में डाल रहे हैं, पीएल में नहीं डाल रहे क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। और उसके बाद कॉम्पनसेट करना है, पे आउट करना है टोटल कॉम्पनसेशन, जो भी कॉम्पनसेशन है। डेबिट करना है रिटेन अर्निंग ओनली टिल द कैप अमाउंट, और कैप अमाउंट क्या है? जो कॉम्पनसेशन के दिन जो फेयर वैल्यू है। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर तुम पीएल से जाओ। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बोलता है कि इन सेकेंड ईयर कैंसलेशन हो रहा है। ये कैंसलेशन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोलता है कि पहला साल एक्सपेक्टेड था कि 8 एम्प्लॉय को एसबीपी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला साल हम लोग 8 एम्प्लॉय के हिसाब से एक्सपेंस बुक किए, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 साल। ठीक है, पहला साल हम लोग बुक किए 8 एम्प्लॉय के हिसाब से। सेकेंड ईयर में पता चल रहा है कि 9 को एम्प्लॉय का है अति होगा, तो सेकेंड ईयर 9 एम्प्लॉय के हिसाब से बनाएंगे। एक्सपेक्टेड से हमको मतलब है ना, एक्सपेक्टेड तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड ईयर का एंट्री एक्सपेंस नहीं मांगा है, तो थर्ड ईयर का हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया तुमको? और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि इसमें वेस्टिंग पीरियड ईयर 1 तुमको अति क्या उसको कहते हैं, ईयर 1, एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन बना रहे थे तो ये कैंसिलेशन का क्वेश्चन था। तो इसमें नॉर्मल चीज़ देखे कि एम्प्लॉय एक्सपेक्ट किए थे पहला साल 8 वो होगा, तो 8 के हिसाब से हम लोग एक्सपेंस बुक किए। सेकंड ईयर हमको पता चल रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि अब 9 एम्प्लॉय को लेगा, तो 9 एम्प्लॉय का करेंगे, लेकिन सेकंड ईयर ही कैंसिलेशन हो रहा है। तो अभी तक पहला साल का हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग किए, ईबीई टू एसबीपीआर, लेकिन सेकंड ईयर कैंसिलेशन हुआ। तो कैंसिलेशन होता है तो हम लोग 3 स्टेप में काउंटिंग फिर 3 को एंट्री मारते हैं। पहला एंट्री क्या मारते हैं? ये मारते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया मतलब कि जितना एसबीपी रिजर्व में जाना चाहिए था उतना पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ पहला साल एंट्री मारे, और वो भी ये सोच के कि वेस्टिंग पीरियड 3 साल का होगा, लेकिन सेकेंड ईयर ही पता चल रहा है कि भाई हमको पूरा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करना है। तो तुम जब अति निकालोगे कि वेस्टिंग पीरियड खत्म होने पे एसबीपीआर कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि तुम कितना एक्सपेक्टेड है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड अब तो 9 है सेकेंड ईयर के हिसाब से, तो 9 × 2000 × 130। उसके बाद एक्सपायर्ड पीरियड तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, अब तुमको उस मतलब कोई मतलब ही नहीं है, काहे कि तुम यही मान रहे हो कि छोड़ दो, तुम एक्सपायर्ड पीरियड भूल जाओ। तुम बस इतना देखो कि हम लोग जब टोटल वैल्यू निकालते हैं क्या,
नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ शेयर देना है, मतलब इतना शेयर अब तुमको देना होगा इनटू फेयर वैल्यू। ये तुम निकालोगे तो टोटल अमाउंट का कितना एक्सपेंस बनाना है वो पता चल जाता है। इनटू एक्सपायर्ड बाय वेस्टिंग इसलिए निकालते हो क्योंकि एक की टोटल वेस्टिंग पीरियड में हर साल कुछ कुछ जाए, तो तुमको पता करना भी कि टोटल वेस्टिंग पीरियड में कितना जाना चाहिए था। तो ये तीन चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 2000 इंटू 130, तुमको पता चलेगा कितना वेस्टिंग पीरियड में जाना चाहिए था। पता चल गया कितना जाना चाहिए था, गया हुआ कितना है पहले साल देखो 693 गया हुआ है, तो बचा कितना, तो 1647 इतना एसबीपीआर में बचा हुआ जाना चाहिए था। अगर वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता और कैंसिलेशन हो वेस्टिंग पीरियड खत्म हो समझते हैं तो उतना वैल्यू तुम डाल दो 16 लाख रुपया, चला गया। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कर, रिवर्स कर दो जो भी एसबीपीआर में, तो एसबीपीआर में जो भी तुम्हारा रहा 1646 प्लस 693 उसको डाल दो तुम रिटेन अर्निंग में, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है और रिटेन अर्निंग में डाला गया, तो रिटेन अर्निंग से तुम अब पैसा दे दो बाहर। पैसा तुम कितना दोगे, रिटेन अर्निंग से कितना निकालोगे, उतना निकालोगे जो फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ तुम्हारा, क्या उसको कहते हैं, ऑन द डेट ऑफ कॉम्पनसेशन। उस दिन फेयर वैल्यू कितना है, 90 रुपया है, तो तुम रिटेन अर्निंग से सिर्फ 90 रुपया निकालोगे। ठीक है, और बाकी का पीएल से निकाल दोगे। समझ में आ गया, तो तुम कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें एक कंफ्यूजन होगा तुमको कि लिखा हुआ है दो, वो उसमें रेट दिया हुआ है, जिस दिन कॉम्पनसेशन हो रहा है उस दिन शेयर का दो रेट है, एक फेयर वैल्यू है एक मार्केट वैल्यू है। तो अभी उतर से क्या बोल रहे हैं हम कि फेयर वैल्यू, तो भाई जिस दिन कॉम्पनसेशन हो रहा है उस दिन तुमको फेयर वैल्यू यूज़ करना है। ये एसबीपी के चैप्टर में तुमको मार्केट प्राइस से कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ नहीं, तुमको उसका यूज़ नहीं करना है, हर वक्त यूज़ करना है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्यों यूज़ करना है उसका मतलब हम अभी समझा देते हैं, जो तुमको अगला लेक्चर में बहुत काम आएगा। क्या, देख भाई, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं है यहाँ पे, फेयर वैल्यू ऑफ दी या फिर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ही है। लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मार्केट प्राइस है शेयर का 250 रुपीज़। ठीक है, हम लोग एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि हम एसबीपी दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय बोलेगा एसबीपी क्या होता है, तो सर कंपनी बोला कि हम तुमको शेयर देंगे, तो बोलता है वो तो हम मार्केट से भी खरीद लेंगे, तुम्हारा शेयर 250 में आ रहा है खरीद लेंगे। तो कंपनी बोल रहा है अबे 250 में नहीं, तुमको 100 रुपया में देंगे। मार्केट में लोग को 250 मिलेगा, लेकिन तुम एम्प्लॉय हो और तुम अगर ये कंडीशन फिट फुलफिल करोगे तो तुमको 100 रुपये में दे देंगे। एम्प्लॉय खुश, इसलिए तो एसबीपी बनाया जाता है। तो अगर कंपनी शेयर मार्केट में बेचता तो उसको 250 आता, लेकिन एम्प्लॉय तो उसको सिर्फ 100 रुपया देगा, तो एम्प्लॉय को लॉस कितना हुआ, एम्प्लॉय बोलते कंपनी को लॉस कितना हुआ, कंपनी को लॉस 150 रुपया हुआ, कंपनी को लॉस 150 रुपया हुआ। तो जब तो ये जो 150 रुपया हुआ है वो ये जो लॉस है वो उसको कब होगा, उसको तब होगा जब शेयर बेचेगा एम्प्लॉय को। और शेयर कब बेचता है एम्प्लॉय को, जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो तीसरा साल के एंड पे वो एम्प्लॉय से 100 रुपया लेगा और उसको 250 का शेयर दे देगा, मतलब 150 का उसको लॉस होगा। तो तीसरा साल के एंड पे होगा, लेकिन अकाउंटिंग बोलता है कि तुमको 3 साल पहले पता था, तो एक्सपेंस पूरा 3 साल में कुछ कुछ पार्ट डाल दो। यही पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सपेंस बुकिंग का, फॉर्मूला का आपने, राइट। बात स्टार्ट की थी फेयर वैल्यू का, तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है 150 का, तो ये 150 है ना वही फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है। उसका प्राइस कितना महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब कितना लॉस कंपनी उठा रहा है, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग से हम लोग उतना ही फेयर वैल्यू, उतना ही लॉस सहेंगे जो उस दिन एज ऑन कॉम्पनसेशन हो रहा है। ठीक है, वही कैपिंग अमाउंट बनेगा। ओके, बाय बाय। और एक बात, लास्ट बात, अभी 250 का चीज़ 100 में दे रहा है कंपनी, तो कंपनी को तो 150 का लॉस है और ये कंपनी का लॉस है, लेकिन एम्प्लॉय का तो प्रॉफिट है। क्या कि 100 रुपये में उसको 250 का सामान मिल रहा है, मतलब 150 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, इसी बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर है। बाय।